तो बुक के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, देर इज नो बुक फॉर फिजिक्स। ओके, ये एक फिजिक्स की ब्यूटी भी है और फिजिक्स का ड्रॉबैक भी है। इसको तुम पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। इफ यू हैव टेंडेंसी टू मग अप द थिंग्स, है ना, जैसे 9-10 में बेसिकली अपन लोग की टेंडेंसी होती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्कूलिंग जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो इस तरह का डिजाइन हो गया है कि डिस्टॉर्ट हो गया है ना, कि हमें हर चीज बताई जाती है, जस्ट लर्न दिस, है ना, मग अप द थिंग्स, है ना, जस्ट रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम एंड यू विल गेट द मार्क्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा चेंज करना है, और मेरा स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होंगे, और नॉट ओनली स्टार्टिंग में ज्यादा फोकस करता हूं मैं, लेटर ऑन तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली स्टडी कभी ये रही नहीं है ना। वी आर ह्यूमन, है ना, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वी हैव मेमोरी। ओके, लेकिन मेमोरी के साथ अपना इंटेलिजेंस भी एक चीज होती है ना, लॉजिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जो ये सारी चीजें होती है ना, ये मेमोरी से थोड़ी अलग होती है। ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, यू विल स्टडी मोर डिटेल इन बायोलॉजी, लेकिन कुछ पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट का काम सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क होती है ना, जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना। तो हार्ड डिस्क का काम, वी कैन यूज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, है ना। आज के डेट में हार्ड डिस्क इज नॉट द प्रॉब्लम। वी कैन यूज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, 1 TB, 2 TB, 3 TB, whatever। अभी तो यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस, है ना, यू कैन कनेक्ट विद योर लैपटॉप एक्सटर्नली। ओके, तो हमारे साथ भी यही है, ब्रेन का वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं ना। तो हमारे यहाँ भी वैसे होता है, तो मेमोरी का वही सेम काम है। तो मेमोरी का काम इंफॉर्मेशन गैदर करना है, लेकिन हमारी जो स्किल है, जो हमारा इवेल्युएशन होगा एज अ ह्यूमन, वी आर नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। बेसिक मेमोरी इज नेसेसरी, बेसिक इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, क्योंकि अगर सोच कर देखो, अगर मैं ये भूल जाऊं हु आई एम, है ना, अगर मैं भूल जाऊं तो देयर इज यूजलेस, मतलब देयर इज नो पॉइंट टू लिव, है ना, कि फिर मेरे को कुछ भी मतलब नहीं, आई एम नथिंग देन। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इज मस्ट। इन द सेम वे फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स, या फिर हर सब्जेक्ट में, बट फिजिक्स की फिलहाल बात करता हूं, यू कैन देखो, जो भी मैं फिजिक्स के लिए बोलता हूं ना, फॉर मी फिजिक्स इज जस्ट अ मीडियम, है ना, टू जस्ट अ मीडियम टू ट्रांसफॉर्म अवरसेल्फ, है ना। every subject, everything that nature has provided, we have created some hidden purpose, and वो hidden purpose क्या है? To transform ourselves, है ना, to make things according to us and to enhance our pleasure। pleasure, देखो, जब थोड़ा कल का आंसर मैंने चेक किया, काफी अच्छा लगा, एक्सेलेंट, मतलब कुछ लोगों ने नहीं भी किया हुआ है, क्योंकि मैंने मेरे को सेंड नहीं किया, मैं चेक करूंगा बाद में, बट काफी लोगों ने मुझे सेंड किया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं उसको रीड करके मैं काफी खुश भी हो रहा था, है ना। तो मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी अपने सेंड किया, मैंने कहा देख कितना अच्छा लिखते हैं, तो बहुत अच्छा लिखा। लेकिन मुझे कुछ और चीजें एक्सप्लेन करनी है तुम्हें। जैसे मैं ये हैप्पीनेस की बात करता हूँ, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स इज द मीडियम। फिजिक्स जब स्टार्ट होगी तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलेगी, यू विल गो ऑन अनदर लेवल। अभी मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि तुम अपने जो ये ब्रेन है ना, ये चीज, इसको सोचो कि जो तुम्हें गॉड ने दिया है, जो तुम्हें मिला हुआ है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नो वन इज इंटेलिजेंट एंड नो वन इज डम, है ना, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। आई हैव नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन, इवन मैं आईआईटी में था, मैंने AIR 1, AIR 2, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया से AIR 1, तो लोग कहते हैं आईआईटी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यार, बट मैं तुम्हें बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, और नॉट इट्स माय एक्सपीरियंस ओनली, इट्स एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी पीपल। when you interact with so called successful people, and then you will realize कि यार ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसफुल है तो इंटेलिजेंट है, नहीं। इंटेलिजेंस इक्वली डिवाइडेड है, ब्रेन है ना, ब्रेन। प्रॉब्लम कहां आती है कि एक इंसान होता है, जैसे मेरे को भी ब्रेन मिला है, तुम्हें भी मिला है, यू कैन यूज योर ब्रेन इन बेटर वे, इन बेस्ट एफिशिएंट वे, बट मुझे मिला है, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज माई ब्रेन। जब हम जान जाते हैं ये काम, कुछ लोगों का नेचुरल होता है, नेचुरल मतलब बचपन से ही ऐसी चीजों से सराउंड होते हैं कि उनको थिंकिंग लेवल इनहांस हो जाता है ना, ऐसी चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, गेम्स, देयर इज सो मेनी थिंग्स टू इनहांस अवर इंटेलिजेंस, है ना। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे ब्रेन को कैसे यूज करना है, देन यू आर इंटेलिजेंट। मेरे पास भी ब्रेन है,
इट डजंट मीन कि मेरे पास वो एसेट नहीं है, एसेट है, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज, तो मैं डम हो जाऊंगा फिर। यही डिफरेंस है, याद रखना, मैं बता रहा हूँ। किसी को अगर डाउट हो, कोई इंटेलिजेंट, तो मेरे से मिल लेना। आई फर्मली बिलीव जितने ग्रेट साइंटिस्ट, जितने ग्रेट लोग, अगर तुम बायोग्राफी या उनकी फिलोसफीज पढ़ोगे तो सबने ये एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो व्हाट इज माय पर्पस? टू मेक यू रियलाइज दैट यू हैव इनफ कैपेसिटी, है ना, और आई हैव नो डाउट अबाउट इट, ओके। बट प्रॉब्लम इज दैट कि विद द ग्रूमिंग, कि जो हमारा टीचिंग पैटर्न, जो हमारा स्टडी पैटर्न था, उस स्टडी पैटर्न से मोस्ट ऑफ अस diverted, है ना, distracted and lose self confidence. We believe, yeah, we have confidence only on our memory, है ना। अपने को कुछ याद नहीं होता ना, then what we think, अरे यार कैसे होगा, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है। Forget about यार, मेमोरी का रोल बहुत कम है, और हमने सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस दिया है तो मेमोरी को दिया है। वो काम तुम्हें छोड़ना है, ठीक है। ये ग्रेजुअल होगा, ऑल ऑफ सडन नहीं कि मैं आज के लेक्चर में बोलूं, आज के लेक्चर से बाद से तुम मेमोरी पे नहीं तो अपने लॉजिकल एप्टीट्यूड पे बिलीव करोगे, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। कुछ लोग का नेचुरल होता है, तुम्हारी क्लास में कुछ लोग होंगे ऐसा, एंड आई कैन सेंस, मैं अभी तुम मेरे सामने नहीं हो, बट आंसर्स तुम्हारे इंटरेक्शन से मेरे को सेंस हो रहा है ना, कि सम ऑफ यू आर वेरी गुड, है ना, बट इट डजंट मीन कि बाकी लोग नहीं अच्छे हो। हाँ, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, एंड आई विल सपोर्ट, आई विल असिस्ट यू, ओके, एंड आई विल, मेरा हर एक काम इसी पर्पस से जुड़ा होगा, ठीक है ना। यू कैन इवन क्वेश्चन मी, it is quite possible I might be wrong at some point. If you will enough capacity to realize me that I am incorrect, it's good. I will wait for that day, okay, and it's you, my challenge to you, okay, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि सबके पास इंफॉर्मेशन है, तो अपने लॉजिक पे यूज करो, हर चीज को डिफिकल्ट नहीं, इजी समझो, कि तुम्हारे पास एनफ इंफॉर्मेशन है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां आती है कि अपनी इंफॉर्मेशन को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चैनलाइज करना, समझ में आ रही बात? कि अपने को पता होना चाहिए अपने पास जो इंफॉर्मेशन है इस प्रॉब्लम, जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लॉक है एंड वी हैव द कीज, सपोज वी हैव 50 कीज, और मेरे पास एक लॉक को ओपन करना है। तो लॉक को ओपन करना है तो मेरे को एक बात तो पक्का पता है कि ओनली वन की is able to unlock the lock. तो हमारे पास भी वैसे ही, हमारे पास 50 is the information, 50 keys are the 50 informations, but only one information is there to answer that question. तो हमारा मेन टास्क क्या है? To analyze कि which information is useful. हमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम ट्रेंड नहीं होते तो हम 50 इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, एक एक करके, तो टाइम लगता है अपने को, फिर प्रोसेसर स्लो हो जाता है अपना। कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत फास्ट है सर, फटाफट आंसर देते हैं, तो एक्चुअली उनको ये पता होता है कि कौन सी की किस लॉक के लिए है। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो बस तुम्हें यही ट्रेन करना है, ऑल यू हैव द कीज फॉर एवरी लॉक, जस्ट यू हैव टू रियलाइज दैट विच की बिलोंग टू विच लॉक। बस ये प्रोसेस जिस दिन हो जाएगा फिर अपना काम तो फिनिश है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो काफी लोगों ने काफी अच्छे पॉइंट्स लिखे थे। हाँ यस, एक मैं पॉइंट बता रहा था जो मैंने, मुझे ऑब्जर्व हुआ कि आंसर में तुमने जैसे मेरे नेचर एंड ह्यूमन रिलेशंस के बारे में पूछा था, साइंस के बारे में पूछा था, फिलोसॉफी ही थी, बट इसके लिए तुम्हें सिर्फ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू हैव टू विजन, है ना, यू हैव टू हैव द विजन कि कैसे तुम देखते हो, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव टू सी द थिंग्स अराउंड यू। तो काफी अच्छा लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें बताना चाहता हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट प्लेजर, when I talk about output, है ना, तो pleasure doesn't mean, don't make it narrow, है ना, pleasure is a huge term। हम खुश, मैं अपने आप को खुश रखना चाहता हूं, तो it is not possible कि मैं खुद को खुश रख लूं, बाकी लोग, बाकी दुनिया बाहर में जाए। it doesn't work, है ना। अगर मैं ये सोचूंगा सेल्फिशनेस होगी, और शॉर्ट टर्म के लिए तो प्लेजर मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आई विल बी पेनलाइज्ड, जैसे अभी हो रहा है ना। तो अभी जो प्लेजर डेवलपमेंट की बात आती है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं नाउ। अभी पहले जैसा होता था नेचर, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, नेचर 100% कंट्रोल्ड ह्यूमन। slowly because God have given us intelligence and observation and to answer why, तो with the process we learn, and हमने कहां से सीखा,
नेचर से सीखा. व्हाट वी हैव राइट नाउ, एवरीथिंग वी हैव रिसीव फ्रॉम नेचर. फिर हम बोलते हैं कि नहीं हमने बनाया. नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया, वी जस्ट मॉडिफाइड. ये भी बड़ी चीज है, यू नो, यू कैन अप्रिशिएट. हमें कुछ नहीं, हम कुछ ना ही लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, है ना, फिलोसॉफी. What we have, what nature provided us, we just modified the form. Cell phone, everything you have, and even your body. Your body is what? This is me, not this is me. This is not my body. This is the pile up of foods and whatever we have taken from our childhood, है ना, जो भी हमने इकट्ठा किया, ये सब बॉडी क्या है ना वही. तो अभी मैं क्या बताने की कोशिश, प्लेजर. यस, तो अभी प्लेजर में मैं सिर्फ ह्यूमन नहीं आएगा. अब हम डेवलपमेंट की बात नहीं करते. ये जब नेचर हमें कंट्रोल करता था तो हमने क्या कोशिश की, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड भी थी कि हमें नेचर को ओवरकम करना है, नेचर के चैलेंजेस को, नेचर के ऑब्स्टेकल्स को ओवर करना है और अपने प्लेजर को बढ़ाना है. तो उस टाइम पे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, दैट वाज मैन सेंट्रिक अप्रोच, है ना, मैन सेंट्रिक. सिर्फ सेंटर में कौन था? मैन. टू इंक्रीज द प्लेजर, कंफर्ट ऑफ मैन. तो वो ब्लाइंड, वो इंडस्ट्रियल एरा थी, वो सारी चीजें थी जिसमें वही पे एक टाइम था जब हमने डिजास्टर किया, हमने नेचर को हमने सबसे ज्यादा डैमेज किया. लेकिन वो अप्रोच गलत था. आज के डेट में नाउअडेज हम जिस डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यू हैव माइट हैव हर्ड दिस टर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Or another good term is holistic development. Holistic. We don't talk about development only. Okay. Holistic or sustainable. Holistic means, can anyone tell me? Yes. Holistic. Yes. कोई बताएगा मुझे? Anyone? What is mean by holistic? पेनचं मात्र नाव वेगळं, पेन असं हलव, पेन ऐकून घेतलं. अरे म्यूट कर दो भाई, क्यों कर रहे हो? किसका माइक ऑन है अभी? यश, होगी नहीं तुम अभी? Am I audible? Yes sir, सुनाई दे रहा है. Yes. अभी सुनाई दे रहा है. Yes. Sir, holistic development means it is like a process of self actualization, which means we can it combines someone's mental, physical, emotional or spiritual growth. Yes, good, excellent. क्या बोला इसने? होलिस्टिक. देखो, जब हम दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट को वी कैन डिवाइड, या डेवलपमेंट और ग्रोथ. एक डालो तो. डेवलपमेंट, वन इज स्पिरिचुअल and another is material development या फिर physical, materialistic development. Okay. Spiritual का हम बात नहीं करते. Science has nothing to do with spiritual development. इसके लिए हमें अलग लेवल पे जाना पड़ता है. इंसान की खुशी और एक बैलेंस ह्यूमन तब होता है जब ये दोनों डेवलपमेंट साथ होते हैं ना. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, ये भी हम बात करेंगे बट लेटर ऑन, हमारा ये फिलहाल नहीं है. मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट. मटेरियलिस्टिक मतलब जो हमारे पास है, जो एसेट्स हैं, जो हमने गैदर किया है ना, जो मैटर के फॉर्म में है. स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज नॉट ए मटेरियलिस्टिक. यू कैन नॉट सी, बट मटेरियलिस्टिक देख सकते हो. तो लेकिन जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सब कुछ आता है, लेकिन साथ में सिर्फ इंसान नहीं आता, सब कुछ. नेचर plus human, every component of nature, and human is a component of nature. And किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, I appreciate that. किसने बोला था, लिखा था कि human, देखो म्यूट करके रखो, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है लोगों को, ठीक है. ये बात, छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हें? राइट लेफ्ट मोस्ट पे क्लिक करना है, म्यूट हो जाएगा. जब बोलना है तो क्लिक करके बोल देना है. फिर क्यों बार बार ऐसे कर रहे हो? यस. तो लिखा था किसी ने कि नेचर कैन बी विदाउट ह्यूमन, बट ह्यूमन कैन नॉट बी विदाउट नेचर. एक्सेलेंट लाइन है ना, बिल्कुल सही बात है ना. हम ना हो ना तो भी नेचर रहेगा.
बट नेचर ना हो तो अपन लोग नहीं रह सकते, है ना। तो ये बात अच्छी थी। तो यस, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ऐसा होता है कि एवरी नाउ इन आवर सेंटर, पहले हमारे सेंटर में कौन था? ह्यूमन था, सिर्फ ह्यूमन को प्लेजर देना था। लेकिन हमें बाद में समझ में आया अगर हम सिर्फ ह्यूमन के प्लेजर पे फोकस करेंगे तो इन लॉन्ग रन ह्यूमन ऑल्सो कैन नॉट बी हैप्पी, है ना, वो भी अल्टीमेटली सफर करेगा ही करेगा। तो अगर तुम चाहते हो ह्यूमन अच्छे से रहे तो उसमें यू हैव टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन प्लेजर एज वेल एज nature and it's their component. And nature, when we call nature, it include every living, non-living, animate, inanimate, every components. Okay, तो यहां तक हो गया holistic development। बस तो याद रखना, now science is not only for development of human। ये जो मैंने रीड करके मुझे लगा कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे वहां से, तो जस्ट रिमेंबर साइंस, पर्पस ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड टू, मैंने बताया, टू इनहांस हैप्पीनेस, प्लेजर, comfort, but that comfort is not only human. Science is used to enhance या to increase sustainable development or holistic development, not on the cost of nature, with nature, है ना, we develop with nature। ये हो गया, तो ये सारी चीजें होगी। अब सुनो, अब ये तो बातें कल की हो गई, फिनिश करो उसको। नाउ साइंस की बात मैंने बता दी थी ऑलरेडी, है ना। तो मैंने बताया था देयर इज कैन बी साइंस इन एनीथिंग, हर चीज के पीछे साइंस है। एंड साइंस इज नॉट समथिंग सब्जेक्ट, साइंस इज नॉट सब्जेक्ट, पहली बात ये दिमाग से निकालो। साइंस एक अप्रोच है, एक नॉलेज है, एक प्रोसेस है। किसी भी चीज को करने का वजह, जब अपने को वाई का रीजन पता होता है, हर एक छोटी छोटी चीज को एनालाइज करते हैं, तो वो बन जाती है साइंस। सिस्टमैटिक नॉलेज, है ना, गैदर्ड, बताया था मैंने, गैदर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, है ना, ऐसे करके हम उसको जब एनहांस करते हैं। और उसके साथ में क्या करते हैं, एक्चुअली ये सारी चीजें करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज। नाउ चलो, ये हो गया हमारा। अब आगे देखो, नाउ इधर अभी फिलहाल मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो यहां से आता है साइंस। साइंस इज यूज्ड टू एनहांस ह्यूमन कंफर्ट, ठीक है। अब साइंस में भी बहुत सारे ब्रांचेस, है ना, बहुत सारे ब्रांचेस, मैंने कल बताया था, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, है ना। तो साइंस का एक ब्रांच जो हमें पढ़ना है, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। नाउ अब स्टार्ट होगी फिजिक्स यहां से। नाउ टेल मी व्हाट इज फिजिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज फिजिक्स? Can anyone tell me? Sir, hello. श्रेया गैलेक्सी J7। हाँ, तो म्यूट करो खुद को। जिसको बोलना है एट द टाइम ओनली वन पर्सन विल अनम्यूट योर, ओके। बंद करो, सभी लोग म्यूट करो पहले। आई वांट एवरीवन म्यूट योर, फिर मैं बात करता हूँ। अभी श्रेया, अभी तुम्हारा म्यूट नहीं हुआ। यस, एवरीवन इज म्यूट नाउ, ओके। हाँ, अब देखो ये यू हैव टू लर्न कि देखो जूम पे लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और अगर थोड़ा सीखोगे नहीं जल्दी ना तो प्रॉब्लम आएगी कैसे जूम को बेस्ट वे में यूज करना है। और एक बार देखोगे तो बहुत, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, क्लास में मैं एक साथ 2-3 को खड़ा करके बोल सकता हूँ, ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं। बट यहां पे करोगे तो किसी को कुछ समझेगा नहीं। नाउ मैंने पूछा फिजिक्स, तो मैंने पूछा हु वांट टू से समथिंग अबाउट फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो अगर किसी को बोलना है, किसी को पता है, तो फर्स्ट अपना नाम बताएगा, अनम्यूट करेगा, पहले अपना नाम बताएगा। अगर जैसे किसी ने पहले बोल दिया तो ये बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को म्यूट करो, उसका लेट him finish first, okay, उसको फिनिश करना, तो उसके बाद फिर से अनम्यूट करो, फिर I will listen and everyone will listen, and this is the purpose to take the lecture on Zoom, है। otherwise मैं YouTube पे भी ले सकता था। yes, जय अनम्यूट yourself, tell। Hello, sir. हाँ बोल, जय, इट्स जय ना, ठीक है। अभी कौन बोलना चाहता है? जय बोलो, मैं सुन रहा हूँ। excuse me, sir. आदित्य,
Yes, sir. Aditya Aditya, Devkar. Sir, physics is the science like it deals with studies of matter and motion and behavior of particles in an open space or any kind of field or something like that. okay, behavior of particles, motions. Okay, it's good. मतलब not incorrect, it's correct, but it's So not complete. हाँ, कोई और बोलना चाहता है? Yash Patil. Yash, yes. Physics is basically the study of the physical world, which mainly includes the basic laws of nature and their manifestation in different natural or any sort of phenomena. Good. Sir, काफी हद तक अच्छा है. Very close. Anyone Sir. else? Vijay Patade. Vijay, yes, follow. Sir, physics is a study of different phenomena found in the nature and which are around us. Which are around us. Okay, ये भी ठीक है. Matter, energy and property. ठीक है. काफी जॉर्डन, हाँ काफी अच्छा लोगों ने बताया. Physics is the science. Jordan is saying physics is the science of matter and energy and their properties in fields including mechanics, optics. Okay, ठीक है. देखो मैंने बोला कि अपने को ना चीजों को बहुत सिंपल रखना है. Physics actually study how the things work. Okay, ठीक है. चलो अब मैं बताता हूँ क्या होता है फिजिक्स. यहाँ से सीखना है. एक्चुअली पहले कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स, तो सबसे पहले उसको बताएंगे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. दैट्स इट. समझ में आ रही बात? क्योंकि जब जितनी जरूरत उतनी बताना है. अब अगर वो चाहता नहीं और बताओ, जस्ट इलेबोरेट इट, है ना, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो है ही, इसमें तो किसी को डाउट नहीं हो सकता. लेकिन फिजिक्स ना पूछेगा इन फिजिक्स वी डील विद व्हाट, किस चीज की स्टडी करते हैं, है ना. तो जैसे बताया अभी कि फिजिक्स, तो पहले मैं इसके टर्म्स के बारे में बताता हूँ. हर चीज देखो, जो टर्म है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होगा. तो जस्ट आइडेंटिफाई, जैसे ऐसा नहीं से माय नेम इज अरविंद, तो देयर इज नो लॉजिक यार कि मेरा नाम अरविंद क्यों रखा. ऐसा तो नहीं है मैं अरविंद जैसा दिखता था, अरे बचपन में तो बच्चा ही था ना, तो एवरी चाइल्ड लुक लाइक सेम, तो अरविंद तो ऐसा कुछ नहीं था. तो हमारे इंसानों में नाम किसी भी लॉजिक पे, मतलब देयर इज नो लॉजिक, है ना, वो कुंडली उंडली सब फालतू की बात है, कुछ भी करके नाम दिया जाता है. लेकिन फिजिक्स एंड साइंस में जो नेम होते हैं, वो नेम कॉइन करने से पहले कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लॉजिक होगा. तो पहले उस नाम की मीनिंग को, लिटरल मीनिंग को समझो. तो अब यहां स्टार्ट होता है फिजिक्स. तो फिजिक्स एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड, ग्रीक और लैटिन थोड़ा डिफरेंस है. ग्रीक वर्ड फुसिस, फिजिक्स है ना, इससे निकला हुआ है ना. जैसे साइंस साइंटिया से निकला था, लैटिन वर्ड था. इन द सेम वे फिजिक्स originated from physics. And you know कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर. नेचर, फिजिक्स मींस नेचर. तो अब देखो, अब डेफिनेशन बना दोगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे को ये पता है व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, देन आई कैन मेक द डेफिनेशन. व्हाट इज फिजिक्स? इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ नेचर. सिंपल, ये हो गया. और भी देखते हैं. जैसे ये तो ग्रीक में हो गया ना. संस्कृत में क्या बोलते हैं, या हिंदी, संस्कृत, मराठी में भी क्या बोलते हैं फिजिक्स को? भौतिकी. यस, गुड. भौतिकी, भौतिक या भौतिकी, है ना, जो भी. भौतिकी, भौतिक, भौतिक. तो भौतिक मींस क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? भौतिक. Sir, this is Yash Patil. Bhautiki means the study of the physical world. फिजिकल वर्ल्ड, यस. भौतिक मींस फिजिकल, बस ऐसा समझ लो. और व्हाट इज मीन बाय फिजिकल? दैट वी कैन सेंस, वी कैन टच. एवरी मैटर इज द फॉर्म ऑफ भौतिक, है ना. वी डोंट स्टडी, वी स्टडी भौतिक, वी स्टडी भौतिक थिंग्स इन फिजिक्स. वी डोंट स्टडी जो भौतिक नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल स्पिरिट्स, है ना, आत्मा. We don't deal with Atma in physics. If Atma is not bhautik, hota hoga nahi hota, we don't know. But this is not the area of discussion in physics. Physics में हम सिर्फ उस चीज को पढ़ेंगे जो हमें दिखती है, जो होती है, जो एक्सपेरिमेंट करके हमें पता, जो हम टच कर सकते, सेंस कर सकते हैं. That we can sense. तो इसीलिए, और that what we can sense, that is भौतिक. तो यहाँ पे अब पूरी डेफिनेशन देखो, कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है. फिजिक्स को बोलते हैं, फिजिक्स इज the study of nature and its phenomena. Nature and its phenomena. It's a very big term. Nature and everything comes under nature. Nature and its phenomena
इंक्लूडिंग इनएनिमेट थिंग्स, क्योंकि नेचर में स्पिरिट भी होते हैं, कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं, है ना, तो वो हम नहीं जाते वहां पे, फिलोसॉफी पे नहीं जाते हैं। तो नेचर एंड इट्स फेनोमेना इंक्लूडिंग इनएनिमेट, याद रखो फिजिक्स भौतिक का मतलब क्या होता है, इनएनिमेट। व्हाट इज मीन बाय इनएनिमेट? वी डोंट स्टडी एनिमेट थिंग। एनिमेट थिंग मींस बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स। एनिमेट थिंग्स को हम किस में डिस्कस करते हैं? बायोलॉजी में। फिजिक्स में हम इनएनिमेट थिंग्स एंड inanimate and energy and radiation is also a form of energy, but इसको थोड़ा अलग रख देते हैं। This is the thing that we study in physics and in nature में होना चाहिए, nature का part होना चाहिए, nature and its phenomena। एंड वो नेचर में क्या क्या? इनएनिमेट थिंग्स, एनर्जी एंड रेडिएशंस। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। नाउ कहीं भी तुम देखो, जिसको तुम पहले देख सकते हो, जो तुम्हें लगता है दैट इज फिजिकल थिंग, है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ मैटर, तो उस चीज को स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं, बायोलॉजी को नहीं करेंगे। लेकिन उसमें भी इनएनिमेट होना है, जान नहीं होनी चाहिए, लाइफ नहीं। हम वी डोंट स्टडी लाइफ, है ना, वो तो बायोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये समझा सभी को? किसी को डाउट है बोल दो। ओके ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। ना तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजिक्स? तो हम क्या करते हैं देखो फिजिक्स में, हमारे डिस्कशन में कौन है? नेचर। हम नेचर को स्टडी करते हैं। हमने जो भी देखा, फॉर एग्जांपल न्यूटन ने पेड़ से एप्पल गिरते हुए देखा। एप्पल गिरना वाज अ नेचुरल फेनोमेना। तो लेट करके पेड़ के नीचे ही वाज जस्ट ऑब्जर्विंग। देखो, लुक एंड ऑब्जर्व, लुक करना अलग होता है, देखना मतलब एप्पल, ऐसा तो नहीं ना एप्पल को गिरते हुए और किसी ने नहीं देखा था। बहुत, एप्पल पहली बार नहीं गिरा था, बहुत बार गिरा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बट ओनली न्यूटन ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट थिंग। व्हेन वी ऑब्जर्व समथिंग ना, इट मींस कि आवर सेंसेस, नॉट ओनली आवर आईज बट आवर ब्रेन आल्सो इन्वॉल्व इन दैट, सोचता है उसके पीछे क्यों हुआ। तो न्यूटन ने नेचुरल फेनोमेना को देखा कि एप्पल गिरा, दैट वाज अ नेचुरल फेनोमेना। देन स्टार्ट साइंस, कि न्यूटन स्टार्टेड थिंकिंग व्हाई एप्पल फॉलन, व्हाई एप्पल फॉल, तो एप्पल क्यों गिरा। फिर वन भी एक्सपेरिमेंट, वहां से क्यूरियोसिटी जगी, फिर एक्सप्लेनेशन किया, फिर और एक्सपेरिमेंट्स किए, एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हाँ ऐसा ही होता है। फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर लॉज दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन द सेम में तो नेचर को हम करते हैं, लेकिन अल्टीमेट पर्पस इज व्हाट? कोई पूछे ठीक है भाई दिस इज द फिजिक्स, क्यों कर रहे हो ऐसा, व्हाट इज द रीजन टू डूइंग दिस, या टू स्टडी फिजिक्स, है ना, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस। तो व्हाट इज द पर्पस? सेम जो साइंस का पर्पस है, क्या बोल सकते हैं इसमें? याद रखो क्या लिखते हैं? टू कंट्रोल एनवायरमेंट। देखो कंट्रोल थोड़ा एक disputed word है, to control environment. In order to make, in order to enhance sustainable development, ये काम है। एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है, वहां से फिर हमें अपने चीजों को इजी बना जो डिफिकल्ट है ना। और नेचर, और एक मैंने बहुत अच्छा लिखा था नेचर, तो जैसे मैंने कल बताया नेचर चैलेंज देता है, बट चैलेंज देता है, नेचर इज नॉट अवर एनिमी, है ना। काफी आंसर देख के ऐसा ही लग रहा था कि नेचर एनिमी है ना, वो आ गया है, बट ऐसा नहीं है, नेचर एनिमी नहीं है। हाँ, जैसे हमें मदर, एक दिन बहुत अच्छा लिखा था कि जैसे मदर होते हैं, तो जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे अपने को स्मार्टफोन, जैसे मैं भी स्मार्टफोन के लिए मना करता हूँ, अभी तो अपनी मजबूरी है तो स्मार्टफोन पे मिल रहा है,
तो पेरेंट्स मना करते हैं, पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, स्मार्टफोन, गेम्स, बाकी चीजों के लिए मना करते हैं। तो एक्चुअली वो हमें ऐसा लगता है वो दुश्मन है हमारे। आई वॉन्ट दैट, आई फील हैप्पीनेस, है ना, इन गैजेट्स और इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, बट अवर पेरेंट्स व्हाट, रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो अपने को बुरा लगता है। बट तुम अगर तुम्हारा विजन बड़ा है, इफ यू हैव मेच्योर एनफ, तो तुम्हें समझ में आएगा दैट इज फॉर आवर हैप्पीनेस। क्योंकि आज हम करेंगे, आज अपने को हैप्पीनेस मिलेगा, लॉन्ग टर्म में पेन मिलेगा। इन द सेम वे नेचर अपने को जो चैलेंज करती है सामने, अपने को लगता है शॉर्ट टर्म में पेन है, बट एक्चुअली दैट थिंग मेक अस स्ट्रॉन्गर, टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी केयरफुल ऑल द टाइम। तो कई चीजें हैं उसमें, तो बात कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हो गया, ये हमारा पर्पस हो गया फिजिक्स का, बस इतना हो गया, फिजिक्स की फिलोसॉफी होगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये अपने को समझ में आ गया। अब फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट को, एक फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट नाउ, ब्रांच ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट नाउ। अब तुम्हारे उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे टूल्स डेवलप किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, नाउ फिजिक्स में एक्चुअली जो फिजिक्स का पूरा कंटेंट है, फिजिक्स you can divide content of physics in two part. One is macroscopic domain, इसको बोल दे डोमेन फिजिक्स, या इट्स डोमेन, डोमेन मतलब समझते हो ना वो चीज, तो डोमेन। macroscopic domain and another is microscopic, obviously microscopic domain। फिजिक्स को जो हमें पढ़ना है, जो मैंने लिखा था ना, स्टार्ट करो, देखो जो 11th और 12th का सिलेबस जो मेंशन किया था, वो पूरा कंटेंट है, दैट इज द कंटेंट ऑफ फिजिक्स, उससे बाहर कुछ नहीं है। उसी के आगे जाके स्पेशलाइजेशन होता है, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, एवरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, उसी जितने मैंने सिलेबस लिखा उसी में से किसी के अंदर एक स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो उस पूरे सिलेबस को वी कैन डिवाइड इन टू क्लास, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। अब सुनो, मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ते हैं, हमारा पर्पस अलग होता है। आवर जो the target of study is different in these two. What we study in macroscopic, macro जैसा नाम भी लग रहा है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो एक्चुअली जैसे मैंने मार्कर को फेंका, ऊपर नीचे गया, न्यूटन ने एप्पल को गिरता हुआ देखा, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है ना, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, प्लैनेटरी मोशंस वी कॉल, रोटेशन, फैन घूम रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, एवरीथिंग दैट यू कैन सी, सिंपल, एवरीथिंग दैट यू कैन सी इन नेचर दैट कम्स अंडर मैक्रोस्कोपिक स्टडी। समझा? तो क्या बोलते हैं इसको, स्टडी द थिंग्स, स्टडी थिंग्स ऑफ डेफिनिट साइज, सिंपल, ज्यादा टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है, स्टडी द थिंग्स ऑफ डेफिनिट साइज। एग्जांपल, प्लैनेटरी मोशन, जो अपने को देख सकते हैं, प्लैनेटरी मोशन एंड ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, जितने भी होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ भी, और यू कैन से जितने लोगों ने देखे थे, और क्या देखे थे, रोटेशन दैट यू कैन सी, सिंपल, द थिंग्स ऑफ डेफिनेट साइज दैट यू कैन सी, है ना। तो उन सभी को हम किस में पढ़ते हैं, प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अब सुनो, और जो नहीं देख सकते, दैट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, जो तुम नहीं देख सकते है ना, फाइनाइट साइज का नहीं है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो दैट इज स्टडी, इसमें ऐसा बोल सकते हो, वी स्टडी एट
subatomic level. We study the things at subatomic level. समझ में आ रही बात? Like atomic structure. Atom के अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स और अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर देयर. तो वहां पे क्या हो रहा है? तो उन सब चीजों को यू कैन नॉट सी द नेकेड आई ना. इवन वी कैन नॉट सी द एटम्स. आज तक हम एटम्स नहीं देख पाए, है ना. इलेक्ट्रॉन की तो बात ही छोड़ दो, तो उसके अंदर होता है. तो जो हम नहीं देख सकते, जो बहुत किस लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल. तो सब एटॉमिक लेवल पे जो स्टडी है फिजिक्स में, जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक डोमेन. अब सुनो, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स एक और नाम, क्लासिकल फिजिक्स, करेक्ट. एंड इसको बोलते हैं, जो आज के डेट, इसमें रिसर्च हो चुका है. 99% रिसर्च इज डन इन दिस फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक. बहुत कम पार्ट बचा हुआ है. नाउ most of the research in physics is going on in microscopic domain, that is known as quantum physics. Very fascinating word, quantum physics. Quantum physics, and this is classical physics. Okay, now classical physics, quantum physics. Now classical physics में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? Atomic size level, atom must also be having definite size. Yes, definitely. कि एटम का भी डेफिनेट साइज होता है, बट डू वी नो, कैन वी सी? मैंने दो बातें बोली थी. डेफिनेट साइज, डेफिनेट मतलब जो अपने को दिखता है, जो हम देख सकते हैं. ओके, वी कैन मेजर दैट. कैन वी मेजर एटम साइज? नो. हमने इनडायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से पता किया, जस्ट गेस किया है, जैसे रदरफोर्ड ने बता दिया कि न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, एटम की साइज क्या होती है, बट वी कैन नॉट सी एंड वी आर नॉट श्योर, बिकॉज क्वांटम फिजिक्स में ये रिसर्च चल रहा है. एंड इवन ये लोग ये भी बोलते हैं कि एटम जैसी चीज होती नहीं है. एटम डजंट हैव साइज, वो वेव है. वो आगे देखेंगे, वो छोड़ो. बट ऐसा समझ लो कि जो अपने को दिखता है वो मैक्रो फिजिक्स, जो नहीं दिखता बट है और उसको स्टडी भी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज क्वांटम फिजिक्स. तो नाउ क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले देखो आता है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में कौन कौन से आते हैं? जो फर्स्ट चैप्टर, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स लिखे थे मैंने, स्टार्टिंग फ्रॉम मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ग्रेविटेशन, रोटेशन, SHM, याद है तुम्हें? तो वो सारे के सारे मैकेनिक्स में आते हैं, इन विच वी स्टडी मोशंस. उसमें उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स. तो क्लासिकल फिजिक्स को डिवाइड करते हैं, पहला मैकेनिक्स, सेकंड इज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो second is electrodynamics, in which electrostatic and magnetism, remember 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक. नेक्स्ट पार्ट जहां मैंने बताया चार्ज को स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स. तो फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, सेकंड इज thermodynamics, heat and thermodynamics, third is thermodynamics. Okay, thermodynamics भी मैक्रो का ही पार्ट है. Okay, because thermodynamics we don't deal with what, सब एटॉमिक लेवल. हम ऐसी बात ही नहीं करते. हम गैस की एनर्जी की बात करते हैं, गैस के प्रेशर की बात करते हैं, गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं. व्हेन वॉल्यूम प्रेशर आर द बल्क प्रॉपर्टी ना, कि ये वॉल्यूम, दैट इज, तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है. एंड लास्ट पार्ट इज ऑप्टिक्स. ऑब्वियसली optics is also comes under macroscopic physics. Okay, now microscopic. तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होता होगा? लास्ट वाला याद है, मैंने उस दिन बताया था, मॉडर्न फिजिक्स. Excuse me, sir. हाँ, यस. Sir, यश पाटिल. म्यूट करो, किसी और की आवाज आ रही है. ये नहीं तो बोल लो. आदित्य नहीं, गैलेक्सी J6, ये क्या कौन है भाई? गैलेक्सी कौन सी गैलेक्सी है ये? मिल्की वे. म्यूट करो. हाँ यश बोलो अभी. सर, जो क्लासिकल फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स है, हाउ एग्जैक्टली वो क्लासिकल फिजिक्स में आएगा? मतलब यस,
क्यों? देखो, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स की जो डेफिनेशन है, फिर से किसी ने ऑन कर दिया, कौन है ये? अभी मैं बताता हूँ अभी कौन है ये, समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बार मैं तुम लोगों को, ठीक है यश बोलो। हाँ, तो तुमने जो बोला थर्मोडायनेमिक्स की क्लासिकल में, देखो बिल्कुल यहाँ लगता है कि सर थर्मोडायनेमिक्स में तो गैस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लेकिन क्या हम एटम्स के अंदर जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? वी डोंट गो इनसाइड द एटम, व्हाट वी फील, व्हाट वी स्टडी कि बल्क बिहेवियर, वहां पे आगे जाकर आएगा, बल्क बिहेवियर ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम आर द बल्क बिहेवियर। सोच कर देखो, एटम के अंदर जाने से अपने को प्रेशर पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। वी जस्ट डिस्कस कि ओके एटम इज दिस एंड प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस, तो हम उसके अंदर नहीं है। जब तक मैं सब एटॉमिक लेवल, देखो इसमें मैंने एटॉमिक नहीं लिखा है, सब एटॉमिक लिखा हुआ है, मतलब एटम के अंदर, ठीक है, समझा? यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर, समझ में। एंड ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट एनर्जी से डील करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे फिजिक्स के हो गए, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। देखो एक और होता है, लेकिन हमारे लिए वो नेग्लिजिबल है, मैं लिख देता हूं बट वो या उसको टेंशन नहीं लेनी है, उसको बोलते हैं मीजोस्कोपिक। मीजोस्कोपिक, एक तो माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो, 3 लेवल होते हैं किसी भी चीज को। और देखो ये पता है, ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं आते, तुमको मैं बताऊं, अगर तुम आगे जाकर, अभी तो नहीं समझ पाओगे ये बात, अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ने आता है ना, तो एवरी सब्जेक्ट इज डिजाइंड ऑन सेम पैटर्न। हर किसी चीज को पढ़ने का तरीका, हर किसी चीज को अप्रोच करने का तरीका सेम होता है। कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे ये मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल, मैक्रो माइक्रो, ये हर जगह मिलेगा। इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस सुना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स सुना होगा, न्यूज में आता रहता है, तो हर जगह ये भी पाओगे, ठीक है। नाउ मीजोस्कोपिक, मीजोस्कोपिक फिजिक्स, इसमें क्या होता है? देखो कुछ नहीं है, सिंपल, मैक्रो बड़े लेवल पे, माइक्रो एटम के अंदर चले जाओ, तो मीजो मतलब बीच में रहो। तो व्हाट वी डील विद, वी डील इन मीजोस्कोपिक कि bunch of atoms, तुम you can say you deal with crystal structures। crystal is what? bunch of atoms, है ना, arranged in a pattern, है ना, in a definite pattern। तो जब तुम क्रिस्टल की बात करते हो, तो वो जो स्टडी होती है मीजो में आती है, बट वो हमारा पार्ट नहीं है एक्चुअली, वो मटेरियल, जब मटेरियल साइंस पढ़ते हैं ना, फिजिक्स का एक ब्रांच होता है मटेरियल साइंस, तो इन मटेरियल साइंस यू डील विद मीजोस्कोपिक, है ना, बट हमारे लेवल पे उसका कोई नहीं। केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत बातें करते हो, तो दैट इज व्हाट स्टडी किसको करते हैं? बंच ऑफ, या क्या बोल सकते हो उसको, चलो बंच लिख देते हैं, बंच ऑफ एटम्स, ठीक है। हम, हमारे जो स्टडी का यूनिट होता है वो एक एटम नहीं होता, एटम के अंदर नहीं होता, या बहुत बड़े सब नहीं होते, हम ग्रुप ऑफ एटम्स को डिस्कस करते हैं एक साथ कलेक्टिवली। ये हो गया, ओके। कोई डाउट है पूछ लो, अब स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं। ओके, एंड जो ये है ना क्वांटम, ये बहुत, मतलब इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी ना, और तुम जितने भी देख लो मेडिकल साइंस में जो भी हो रहा है, नैनो रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारी की सारी इसी में हो रहे हैं। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो। नहीं है? क्या है सर? कैन यू टेल वेदिका एनी कॉन्सेप्ट और दैट कम्स अंडर मीजोस्कोपिक? देखो फिजिक्स में तो फिलहाल हम नहीं पढ़ते मीजोस्कोपिक, मैंने पहले बताया, जब मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, व्हाट वी डील विद इन मटेरियल साइंस। एक एग्जांपल तुम्हें बता देता हूँ, देखो जैसे जैसे आईआईटी में था, तो एक एक्सपेरिमेंट था, मतलब एक प्रोजेक्ट मिला था हमें। उस प्रोजेक्ट में क्या था कि एक आर्टिफिशियल डायमंड होता है,
जैसे जिरकोनिया, तुम केमिस्ट्री में जानते हो, एक जिरकोनिया एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, तो जिरकोनिया। तो जिरकोनिया को प्रोसेस करके हम डायमंड होता है, डायमंड तो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, बट जिरकोनिया से भी हम डायमंड टाइप बनाते हैं। वो डायमंड नहीं होता, बट डायमंड की तरह शाइन होता है, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आता है ना, तो जिरकोनिया। तो जिरकोनिया में क्या करते हैं उसमें कि इसे जिरकोन होता है, वो सैंड पे मिलता है, मतलब वो इसे केरला बीचेस पे सैंड में मिला होता है, वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो जिरकोनिया को हम लोग मेसोस्कोपिक लेवल पे कंट्रोल करते हैं व्हेन वी कन्वर्ट जिरकोनिया इनटू आर्टिफिशियल डायमंड। तो हम उसको एटम्स को सेट करके, मतलब इस तरह से प्रोसेस करते हैं। वी कैन नॉट सी द एटम्स डेफिनेटली, बट हमें पता होता है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हम उसके क्रिस्टल को कंट्रोल करते हैं, है ना। और क्रिस्टल इज व्हाट, सम कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो वहां पे जब हम उस लेवल पे जाके कंट्रोल करते हैं, वी डोंट वांट टू चेंज एटम्स। अगर एटम को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, ओके। और तुम बाहर से देख के काम कर रहे हो तो मैक्रोस्कोपिक हो गया, लेकिन अब तुम बीच में आ गए तो मेसोस्कोपिक। समझ में? एक एग्जांपल तुम्हें और अच्छा बताता हूं। तुम ऐसे समझ लो मेसोस्कोपिक, जैसे पूरी तुम्हारी बिल्डिंग है ना, पूरी बिल्डिंग, योर बिल्डिंग इज मैक्रोस्कोपिक, जिसमें पूरी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग का हर एक रूम के अंदर, जैसे रूम एंटर किया तुमने, बिल्डिंग के अंदर रूम छोटे छोटे, उस रूम के डोर ओपन करके अंदर जाते हो तो दिन यू आर हर रूम को सर्च कर रहे हो, तो यू आर माइक्रोस्कोप, यू आर डूइंग माइक्रोस्कोपिक स्टडी। बट वी आर नॉट स्टडिंग बिल्डिंग, वी डोंट स्टडी रूम। व्हाट वी आर डूइंग, हम हर एक फ्लैट को डिस्कस कर रहे हैं, हर एक फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3। तो हम बिल्डिंग को भी नहीं देख रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर गए, लेकिन हम फ्लैट को देख रहे हैं। और व्हाट इज फ्लैट? फ्लैट इज द कलेक्शन ऑफ रूम्स। तो ये जो जब तुम फ्लैट को देखते हो तो इट्स मेसोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। लेकिन अपने को पढ़ना नहीं है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जब तुम साइंटिस्ट बनने की कोशिश करोगे ना, तब वो चीज आएगी तुम्हें, है? बस मैं अभी एक्सप्लेन किया तुम्हें। नाउ अभी देखो, अब कुछ और बातें बताऊंगा मैं। जैसे देखो, अभी फिजिक्स में कुछ टर्म सीखोगे तुम आगे, जरूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स का मैंने तुमको एक लेआउट बताया, ऐसे होगा। कुछ टर्म्स सुनोगे, टर्म्स इन फिजिक्स जो फ्रिक्वेंटली आएंगे, तो उसका मतलब पता होना चाहिए। मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। लॉज सुना होगा ना, न्यूटन्स लॉ, है ना। तो बहुत सारे लॉज वगैरह आते रहते हैं। तो लॉज आएगा, कुछ टर्म आएगा, तुम्हें उसमें थियरी लिखी होगी, थियरी कहीं देखोगे तुम्हें वो मॉडल्स, थियरीज, मॉडल्स, एंड मेनली यही है, मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज। नाउ जैसे एग्जांपल मैं देख देता हूं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अपने को पता होना चाहिए कि यार आगे हम पढ़ने वाले हैं, हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? थियरी कोई बता सकता है मुझे? Does any remember any theory? KTG, yes, good. ओमकार, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG बोलते हैं। काइनेटिक, कल ही मैंने लिखवाया था KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज होते हैं। एग्जांपल इज दिस एंड दिस इज फॉर थ्योरी। मॉडल का कोई एग्जांपल बताओ मुझे। रिलेटिव थ्योरी, यस, रिलेटिव थ्योरी भी है, बिल्कुल सही है। नाउ मॉडल, किसी ने फिजिक्स में कोई मॉडल सुना है? अरे 9-10 में याद करो कुछ मॉडल। साइंस में कहीं मॉडल देखा है, सुना है कभी? कोई बताएगा? मेरे को बताना पड़ेगा क्या? क्वांटम मॉडल पढ़ा है क्या तुमने? रदरफोर्ड्स मॉडल, यस, किसी ने बोल दिया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड थोड़ा पुराने हो गए थे। सबसे बेस्ट बोर्स मॉडल, ये तो सबने पढ़ा है यार, बोर्स मॉडल लेटेस्ट। रदरफोर्ड के बाद आया था बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये मॉडल है, ऐसे और भी मॉडल थे। क्वांटम मॉडल भी है, बट हम पढ़ते नहीं है ना उसको। अब सुनो, मैं देखो वही बात करूंगा जो अपने को
डेली लाइफ में मिलता है या हमें 2 साल में जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि बेसिक्स है, उसके बाद हो जाएगा. नाउ लॉज थ्योरी मॉडल, you cannot use interchangeably these terms. These three are totally different terms. You cannot call Newton's universal law of gravitation as a Newton's universal theory of gravitation. You cannot say. And you cannot say kinetic theory, kinetic law of gas. And Bohr's model, you cannot say Bohr's law. Now tell me, what is law, theory and models? किसी को पता है तो बताओ, ये तो फिर मैं बताता हूँ. फिर बहुत टेक्निकल नहीं आना अपने को, बस लेमैन की तरह समझना है कि क्या है वो. बताओ लॉ. अच्छा बताओ, व्हाट इज लॉ? व्हाट इज मीन बाय लॉ? जैसे बोलते हैं इंडियन लॉ, लॉज आर रूल्स, ओके, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन. इज इट ट्रू? लॉज आर, अच्छा मैं एक चीज बोल रहा हूं तुम्हें, what do you call it, like laws are something that is static. You cannot change law. Is it true? If something is law, then it is valid everywhere, regardless of time, regardless of place. Sir. Huh. Yash Patil. Yes. A scientific law represents a hypothesis which has been confirmed through repetitive testing. Repetitive testings. Okay. It means you cannot change it further. True? Yes, sir. Yes, sir. Laws, Aditya. Okay. Yes, Aditya is saying laws are universal, acclaimed rules with very slight exceptions. Very slight exceptions. Very diplomatic language. Huh? Very slight exceptions. When there is a hypothesis and if the experiments, Jordan is saying, and if experiments that are successful, then it is known as theory. There are always exceptions. No, we can change it. Okay. देखो मैं बताता हूँ. ठीक है, लॉ का मतलब क्या है? देखो पहली बात, जैसे इंडियन लॉ, एक बात बताओ, देखो लॉ ऐसा नहीं है कि साइंस का लॉ होगा तो अलग होगा और गवर्नमेंट का लॉ है तो ऐसा नहीं भाई. लॉ टर्म, जो ये टर्म है ना, वो कहीं पे भी यूज होगा, उसकी लिटरल मीनिंग तो वही होगी ना. It is different thing कि here we are talking about scientific laws and there we are talking religious law, countries law, है ना, constitutional laws, whatever. But law तो law ही रहेगा. अब सुनो, अब अगर वहां पे जो लॉ के बारे में होगा वही यहाँ पे भी लॉ की लिमिटेशन होगी. क्या पहले लिमिटेशन समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडियन लॉ है, फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में अगर किसी चीज पनिशेबल ऑफेंस है, कोई चीज सपोज, है ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि यूएस में भी वो लॉ फॉलो होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का अपना अलग लॉ है दैट इज वैलिड ओनली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर आप टेरिटरी क्रॉस करके जाते हो तो वो लॉ किसी और कंट्री का फॉलो होगा. इट मींस कि लॉ इज नॉट यूनिवर्सल. ये फर्स्ट थिंग अबाउट लॉ, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल. लॉ चेंजेस एंड इवन जैसे अमेंडमेंट्स होते हैं ना, अमेंडमेंट्स, लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं. इन द सेम वे लॉ कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. समझा? और सुनो, लॉ लाइक अगर मैं तुमसे बात करूं कि यार लॉ, कैन यू प्रूव लॉ? बेस्ट पार्ट जो मैं बार बार यूज करता हूं, लॉ, कैन वी प्रूव लॉ? नो, लॉ कैनॉट बी प्रूवन. यस, मेरे को पता था क्वेश्चन पूछे, व्हाट अबाउट यूनिवर्सल? यहां तो यूनिवर्सल लगा दिया ना, इसके बारे में बताता हूं अभी. ठीक है, पहले लॉ के बारे में समझो. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट law cannot be proved. We cannot prove law. What we can do this? क्यों, कैसे हमें लॉ यार जिसको प्रूव नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं हम? यस, वी कैन, व्हाट वी कैन डू, वी कैन वेरीफाई. स्पेलिंग्स देख लेना यार. वी कैन वेरीफाई, we can verify laws, or we can disapprove law at
any point of time. It is beauty of law. Law is not universal. Law is not absolute. Law cannot be absolute. There is always some scope that at some point of time, someone will come and say, Newton's law is wrong. It quite possible. है ना? लॉ की लिमिटेशंस होती हैं. लॉ को हम प्रूव नहीं कर सकते. न्यूटन ने प्रूव नहीं किया. What we can do only, we can verify. How we can verify? By experiments. By performing various experiments. So on the basis of experiments, we can verify. न्यूटन ने जो लॉ दिया उसको बाद में साइंटिस्ट लोगों ने, इसलिए न्यूटन ने बोला दिस इज लॉ. न्यूटन कुछ और नहीं बोल सकते थे. न्यूटन बोलते थे लॉ है भाई. तो लॉ का मतलब है कि वो प्रूव नहीं कर सकते उसको. व्हाट यू कैन डू? वेरीफाई. तो दुनिया को क्या करना था? उसको वेरीफाई करना था कि न्यूटन ने जो लॉ दिया दैट वाज करेक्ट. तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए. तो जितने एक्सपेरिमेंट्स किए, एवरी एक्सपेरिमेंट कंफर्म कि दिस लॉ इज ट्रू. बट देयर इज अ स्लाइट चांस कि जैसे हो सकता है कल ही कोई एक्सपेरिमेंट आ जाए, कल ही कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाए कि दैट डजंट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये पॉसिबल है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब सुनो, जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ है, देखो यूनिवर्सल लॉ इट डजंट मीन कि, क्योंकि ये यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज some of very few laws are there that is applicable on the earth and in terrestrial level or celestial levels. तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ पे भी, ये एप्पल और अर्थ के बीच में भी वैलिड है, मेरे और तुम्हारे बीच में भी न्यूटन्स लॉ वैलिड है, एंड अर्थ एंड सन के बीच में भी, एंड स्टार्स के बीच में भी वैलिड है. इसलिए यूनिवर्सल, क्योंकि इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टिल डेट. इट डजंट मीन ये सबके लिए वैलिड होगा. कोई हो सकता है ऐसा प्लैनेट हो, वी डोंट नो, है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो हो सकता है. आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस लॉ है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है. बट इफ अ लॉ इज वेरीफाइड डज इट मीन दैट इट इज नो. नो. प्रूफ. व्हाट इज मीन बाय प्रूफ? प्रूफ मतलब समझते हो क्या होता है? यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड यू क्रिएटेड समथिंग. एंड वेरीफाई मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोल दिया कि कुछ भी कुछ मैंने एक लॉ दिया, मैंने कहा ऐसा होता है. तो जो मैंने बोला उस चीज को तुमने किया और रिजल्ट वही मिला जो मैंने बोला था. तो यू आर वेरीफाइंग ना ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट प्रूव. प्रूफ का मतलब जीरो से स्टार्ट करो. जैसे तुमने बोलते हो मैथ्स में हेंस प्रूव्ड, जीरो से स्टार्ट करते हो, लास्ट में प्रूव कर देते हो. वेरीफाई तो नहीं करते ना. समझ में आ रही बात? तो वेरीफाई और इसमें डिफरेंस है. एंड सेकंड थिंग, व्हाट आई वाज टॉकिंग, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, यस, आइंस्टाइन के स्टेटमेंट बोल रहा था. आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि देयर आर थाउजेंड एक्सपेरिमेंट्स which verify my statement by my law, but always only one experiment is sufficient to disapprove my law. थाउजेंड एक्सपेरिमेंट्स से कोई चीज एस्टेब्लिश हो रही है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट आ गया ना, फिनिश. ठीक है. तो इसीलिए साइंटिस्ट हमेशा बहुत ओपन होते हैं. साइंटिस्ट कभी रिजिड नहीं होते. उनको पता होता है, लिमिटेशंस उनको पता होती है कि जो अभी तक तो चल रहा है, कोई जरूरी नहीं है आगे कोई वो चेंज ना हो सके. तो देयर इज ऑलवेज सम स्कोप ऑफ चेंज. तो चेंज ऑफ लॉ भी होता है. ठीक है. तो ये लॉ हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ कैन नॉट बी प्रूवन, है ना, कैन नॉट बी प्रूव्ड. थ्योरी. व्हाट इज थ्योरी? देखो थ्योरी में क्या होता है, जैसे देखो कुछ लोगों को डाउट लग रहा होगा. सुनो एक, चलो यहां बता देता हूं मैं. न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता होगा. फॉर्मूला क्या लिखा था? F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ये सबने सुना होगा ना, सबको पता होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा. F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. क्या तुमने कभी इसका प्रूफ देखा है क्या? नहीं. बहुत बार जो न्यूटन ने दिया था इसका प्रूफ नहीं था. बाद में केपलर के आने के बाद दोबारा ये प्रूव हुआ, बट न्यूटन ने इसको प्रूव नहीं किया. सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था उसने मास को रख के देखा, तो एक रिलेशन उसको ऐसा एक एम्पेरिकल रिलेशन मिला, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं से नहीं हुआ था. ठीक है. प्रूफ नहीं हुआ था. नाउ थ्योरी. देखो थ्योरी में सिर्फ एक डिफरेंस है. थ्योरी में मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, मैथ्स. तो
इक्वेशंस या मैथ्स, इसमें मैथ्स लगती है, एंड assumptions होते हैं, assumptions कुछ assumptions होंगे, axioms भी बोलते हैं उसको, assumptions बोलते हैं, और मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और एक एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, इन दोनों में डिफरेंस है। लॉ का एक्सपेरिमेंट होता है, थियरी का एक्सपेरिमेंट नहीं होता, नो एक्सपेरिमेंट, नो एक्सपेरिमेंट, यू कैन नॉट मेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मैथ्स लगा के मैथमेटिकल मॉडलिंग कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ एजम्पशंस बनाए जाते हैं, उससे फिर एक थियरी बनाते हैं, जैसे काइनेटिक थियरी ऑफ गैस फॉर एग्जांपल, रिलेटिव थियरी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या तुम्हें लगता है न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए? आज तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया भाई। थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसने जो, उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो लेकिन फिर भी न्यूटन ने थियरी दिया, अदरवाइज जिस दिन एक्सपेरिमेंट कर देते ना तो आइंस्टाइंस लॉ हो जाता वो। जैसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हो ना आइंस्टाइन का, तो अगर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देते तो दैट विल बिकम दैट डे आइंस्टाइंस लॉ ऑफ रिलेटिविटी। तो थियरी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन उस थियरी के बेसिस पे हम कुछ और करना चाहते हैं तो हमें ठीक ठाक दिखता है वो, ठीक है ना। तो दैट इज काइनेटिक थियरी ऑफ, मतलब जो भी थियरी, assumptions, ओके। इंपॉर्टेंट assumptions, एक्सपेरिमेंट तो अलग है, क्लियर। मॉडल्स, मॉडल क्या होता है? देखो मॉडल जैसे नाम से ही लग रहा है, थियरी मतलब समझना ना, कोई भी आज भी थियरी देना सबसे आसान काम है, पता है, डेमोज ऑफ प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। देखो थियरी देना सबसे इजी है। मैं भी आज रात में सोऊं, सुबह उठूं, मैंने बोला एक थियरी देने जा रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम साइंटिस्ट ये काम करते हैं, थियरी देते हैं। क्यों? प्रॉब्लम पता है, एक अच्छी बात क्या है, क्योंकि यार थियरी को एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते। तो मैं बोल दूंगा, लोग पूछेंगे कैसे दिया थियरी, तो मैं बोल दूंगा थियरी दिया है ना, मैथ्स लगाई है मैंने, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, मिला उला कि मैं मैनिपुलेशन करके थियरी दे दूंगा। लेकिन अगर तुम लॉ देते हो ना, तो यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? दैट्स वाई आइंस्टाइन की थियरी को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। ओके, यस, अब मॉडल की बात करते हैं। जैसे बिल्कुल सही बोला, ये डमी है, तो समझ लो ना, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल बता दूं, जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट्स होते थे, तो तुम्हें मॉडल्स बनाए जाते थे ना, कि मॉडल्स बना के ले आओ, कुछ भी मॉडल बना देते ना। जैसे एक अच्छा एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है मेरे को, एक बड़ा हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, 100 है ना फ्लोर की। तो सोच कर देखो, क्या वो 100 फ्लोर की बिल्डिंग अचानक से बन जाती है क्या? नहीं, पहले आर्किटेक्ट या क्या करता है, आर्किटेक्ट व्हाट ही डू, ही बिल्ड अ मॉडल, 100 स्टोरी का एक मॉडल बनाएगा। तो वैसे ही होता है मॉडल। तो व्हाट यहां समझो क्या हो रहा है, टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल थिंग, बस यही होता है मॉडल। तो एक कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना फिजिक्स या साइंस में, टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना वी यूज अ मॉडल, अ सिंपल मॉडल, तो इसको बोलते हैं मॉडल, है ना। बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड ने क्या किया था, बोर्ड ने एक मॉडल बनाया, रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया, तरबूज कुछ भी ऐसे बना दिया कि ऐसा होता होगा, कि ये ऐसा नहीं इस तरह से, उसको तुम ऐसे, जैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो उसको यू कैन अंडरस्टैंड दैट बिल्डिंग बाय सीइंग दिस मॉडल, उसको मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैथ्स इन्वॉल्वमेंट, मैथ्स तो बहुत लगती है उसमें, एंड assumptions भी हो गए, ठीक है, वो तो होते ही है, ठीक है। लेकिन इसका बेस होता है, थियरी में नहीं होता है, मॉडल पे बेस होता है ना। उसी चीज को रेप्लिकेट करते हैं, टू, जैसे बोलते मॉडल मींस टू रेप्लिकेट कॉम्प्लेक्स फेनोमेना इन अ इजी वे। सोच कर देखो, बोर्स मॉडल, एटम के बारे में उसने कितना कॉम्प्लेक्स, आज भी हम एटम को देख नहीं पाए, लेकिन उसने एक मॉडल बनाया कि देख एटम ऐसा नहीं, ऐसा होगा, तुम देख नहीं सकते, बस एटम ऐसा है, सेंटर में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इज लाइक दैट। तो लोगों को समझ में आ गया। अदरवाइज सोच कर देखो, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एटम यार, एटम के अंदर की चीज कैसे समझ सकते हैं? अगर बोर्स ने मॉडल ना दिया होता, रदरफोर्ड ने मॉडल ना दिया होता, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड?
तो इसलिए इस मॉडल का इंपॉर्टेंस, ठीक है। सुना, ये कंप्लीट हुआ। और कुछ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, assumptions, axioms बोलते हैं। व्हाट इज axioms और assumptions? Can anyone tell me what is mean by axiom or assumptions? Hypothesis भी बोलते हो ना, hypothesis बोल सकते हो। देखो सुनो, बेस्ट पार्ट क्या होता है, assumptions फेक होता है, a proved statement used to prove another statement। अच्छा, तो बिल्कुल सही है। axioms, assumptions कुछ जैसे बोलते हैं लेट्स सपोज, तो बस वैसी चीज होती है। इट इज बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, इट इज सेल्फ एविडेंट। एक्सियोम्स आर सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट मतलब जो मैंने बोल दिया ना, यू कैन नॉट क्वेश्चन। एक्चुअली थोड़ा अजीब सा लगता है ये कि हम इसको साइंस में यूज करते हैं, बट यार क्योंकि जो रिजल्ट मिलता है अपने को अपने फायदे का होता है, इसलिए मान लेते हैं। एक्सियोम्स और assumptions are self evident. You cannot question that assumptions, because on the basis of that assumptions, that theory or laws explain. Clear? ठीक है, और उस पे हमें रिजल्ट भी मिलता है, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं, सेल्फ एविडेंट हो गया। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो ये टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं बता रहा हूं, जब तुम साइंस या फिजिक्स को, कहते हैं हर चीज की स्पिरिट होती है, जब फिजिक्स की स्पिरिट को समझने लगोगे ना, उसको समझने के लिए पूरी फिजिक्स समझने की जरूरत नहीं है, कोड समझो, किस थॉट पे बनी है, एक एक टर्म, छोटी छोटी चीजें मिल करके बड़े प्रॉब्लम्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, अपने को तो बड़ी चीज पढ़नी ही नहीं है। बड़ा तो हम सॉल्व ही कर लेते हैं, प्रॉब्लम छोटे से ही आती है। अब देखो नेक्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड में हो गया सारी चीजें, एक छोटा सा और पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद कर लेते हैं थोड़ा। जैसे एक टर्म तो मैंने बता दिया, ये सारी चीजें सीखी हुई है तुम्हें, है ना। नाउ अगर मैं बात करूं फिजिक्स पे, कुछ बोल रहे हैं? तो फिजिक्स में अभी क्या क्या हमने किया, साइंस के डेफिनेशन, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में देखा, साइंस के डेफिनेशन, साइंस के बारे में पढ़ेगा, नेचर साइंस का रिलेशन देखा, नेचर ह्यूमन का रिलेशन देखा। फिर हमने क्या देखा, फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज द एरिया एंड हाउ वी अप्रोच फिजिक्स, है ना। कंटेंट जो सिलेबस जो फिजिक्स का, तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, हम स्टडी किस किस लेवल पे करते हैं। उसके बाद फिर कुछ टर्म्स, जनरल टर्म्स देखे हम लोगों ने। ठीक है, आगे देखो, एक और छोटा सा टॉपिक है, fundamental forces of nature, fundamental forces of nature। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। देखो अब ये क्यों है फिजिक्स में, क्यों इसको फिजिकल वर्ल्ड में डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स के लिए तो अलग से टॉपिक पढ़ना है। तो एक्चुअली कुछ पैटर्न मिला, फिर से साइंटिस्ट लोगों को कुछ पैटर्न मिला। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द मेन फैक्टर बिहाइंड एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड द यूनिवर्स, बता सकते हो मुझे, जो हमें पढ़ना है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं। अच्छा मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, चलो तो समझ जाओगे। नहीं, एनर्जी इज ओके, एवरीथिंग इज एनर्जी, बिल्कुल सही बात है ना। चलो मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, व्हाट इज फोर्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फोर्स, सिंपल, डोंट बी टेक्निकल, ओके। फोर्स का बात, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, कोई पूछे, एनीवन कैन एक्सप्लेन। अ पुश और पुल, ओके ठीक है, बट और अच्छा थोड़ा, इट कैन चेंज मोशन, ओके, इट कैन चेंज मोशन, सिर्फ मोशन चेंज कर सकता है। अच्छा ठीक है, सुनो देखो, अगर ये देखो ये अच्छा है, इसने बोला इट कैन चेंज मोशन,
तो सोचो मैंने अगर मैं इस मार्कर को दबा दूं ऐसे तो क्रश हो जाएगा ना, मैं कर नहीं सकता, इतना पावर नहीं है मेरे पास, बट सपोज अगर सॉफ्ट चीज होती तो मैं इसको ऐसे करता, ये क्रश कर देता। तो सोचो क्या ये मोशन, मैंने इसका मोशन चेंज किया मैंने? नहीं। तो इसका मतलब फोर्स तो लगाया ना इसके ऊपर, लेकिन मोशन चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ? साइज एंड शेप, है ना, डायमेंशन चेंज किया मैंने। आई डिडंट प्रोवाइड व्हाट? मोशन। तो बिल्कुल सही है, फोर्स चेंजेस मोशन, बिल्कुल सही है, बट इट्स इनकम्प्लीट। फोर्स ऑल्सो व्हाट? चेंज व्हाट? शेप। ठीक है, और बताओ। और अच्छा, मैं थोड़ा शेप एंड साइज, मोशन, विजुअल एंड चेंज स्टेट, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंज्ड or tend to change the motion or dimensions of the। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल सही बोला। the thing that changes motion or its dimensions of anything, that factor is known as force। फोर्स कोई चीज ऐसा नहीं होती जो तुम देखो अच्छा ये फोर्स है, क्या ये फोर्स है? अरे फोर्स इज नॉट द फिजिकल थिंग, है ना। एक है कोई चीज, एक फैक्टर से एनर्जी इज नॉट द फिजिकल थिंग, यू कैन नॉट सी द एनर्जी ना। आई एम रनिंग, आई हैव काइनेटिक एनर्जी, बट यू कैन नॉट सी, you can sense. In the same way you can feel force, but for what is force? Force is the thing that change motion of any object or dimensions of any object is force। now ये तो हुआ तो हमारे तुम्हारे लिए। जो फिजिसिस्ट होते हैं ना, जो बड़े लोग, इंटरेक्शन फिजिक्स को इंटरेक्शन, ठीक है, देखो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, अच्छा अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बट इधर मैं बताता हूँ। ये जो यहाँ पे आप कुछ अलग जाने वाले हैं। जो फिजिक्स में लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो थिंकर्स होते हैं ना, तो हर सब्जेक्ट में थिंकर्स होते हैं। फिजिक्स के जो थिंकर्स थे, तो अब उनकी तरह सोचो थोड़ा। उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि यार एक बात बता, यूनिवर्स में या नेचर में कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, वेदर इट इज गुड बैड और व्हाटएवर, कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कौन है? फोर्स। फोर्स, सॉर्ट ऑफ फोर्स। अब तुम बोलोगे सर उसके पीछे एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी है यार, एनर्जी है, हम बाद में जाएंगे उसके पास, लेकिन है ना एक चीज, फोर्स। विदाउट फोर्स नथिंग कैन हैपन। समझ में आ रही बात? तो फोर्स होना चाहिए, स्टार्ट हुआ था कहीं से, तो उन्होंने फिर देखा अच्छा फोर्स है एक, तो कितने टाइप के, एक बना मन में क्यूरियोसिटी आई कि फोर्स है तो या क्या एक ही फोर्स होता है या बहुत टाइप के डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, सब एक जैसे होते हैं? तो उन्होंने देखा कि नेचर के पास है फोर्स। तो नेचर जो काम करता है, नेचर डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस। तो उन्हीं नेचर के समझो दे आर, जैसे हमारे दो हाथ होते हैं ना, तो नेचर के भी हाथ होते हैं, तो वो समझ लो फोर्स होते हैं, तो उन्हीं के थ्रू वो सब काम करता है। तो कितने होते हैं हाथ उसके? तो देयर आर 4 forces। There are 4 forces that is known as fundamental forces of nature। ये 4 फोर्स होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। अच्छा कोई बता सकता है, छोड़ो 4 हटा दो, कितने टाइप के फोर्स जानते हो? सुना होगा ना, फोर्सेस का नाम बता दो यार। फोर्स एक, जैसे इंसान एक ही होता है क्या? इंसान तो एक रेस है, उसके बहुत सारे नाम होते हैं, हर किसी का अलग अलग नाम है। तो इन द सेम वे फोर्स एक बड़ा डोमेन, फोर्स इज अ क्लास, उसके अंदर क्या है? डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो कितने टाइप के फोर्सेस सुने? नॉर्मल फोर्स बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, फोर्स, टेंशन, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गुड। टेंशन नॉर्मल, देखो टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, बहुत सारे फोर्सेस। Centripetal force, यस, strong and weak nuclear। सेंट्रीपिटल, हाँ यस। तो इतने बहुत सारे टाइप के फोर्सेस सुने, लेकिन मैंने तो 4 ही लिखे यार। इसका क्या मतलब हुआ? सुनो, तो वी कैन क्लासिफाई all the forces in these 4 classes। तो only 4 forces are there that we can say fundamental forces of nature। all other forces comes under this। तो 4 कौन से हैं? देखो, number 1 is gravitational force। gravitational, number 1 gravitational force, totally different type of force। it is force, but it is totally different type of force, gravitational force। number 2
magnetic, electromagnetic force. Third, strong nuclear force. Strong, या ऐसे लिख देता हूं मैं. Third one is nuclear force, है ना. Third one is nuclear force. Nuclear force. Third class is nuclear force. And again, we can divide nuclear force in two forms. So first, second. So third one is strong nuclear force. And fourth one is weak nuclear force. Weak nuclear force. Clear? अब सुनो यार, इसमें तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं. टेंशन तो लिखा ही नहीं, फ्रिक्शन तो लिखा ही नहीं. ग्रेविटेशन फोर्स एवरीवन नोज. न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा नया है, ये हमें पढ़ना है, बताएंगे. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो अब मुझे बताओ, मैंने बोला सिर्फ 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं. जितने फोर्स होते हैं ना, इसी 4 में से कोई ना कोई एक होगा. यू कैन पुट ऑल अदर फोर्सेस अंडर एनी ऑफ दीज 4. ओके, नाउ टेल मी, टेंशन विच टाइप ऑफ फोर्स? टेंशन किसको किस क्लास में रखोगे? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर, या फिर किधर रखोगे? ग्रेविटेशनल. नो यार, ग्रेविटेशन तो क्लियर है ना. टेंशन, हाउ कैन टेंशन बी बिकम ग्रेविटेशन? वीक न्यूक्लियर. टेंशन न्यूक्लियर फोर्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ऑब्वियसली. देखो सुनो, ग्रेविटेशन इज फोर्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. ग्रेविटेशन फोर्स 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है. द फोर्सेस बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स, बिकॉज ऑफ मास. तो ग्रेविटेशन फोर्स तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है. न्यूक्लियर फोर्स किधर है? न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट ओनली, नाम ही है. नाम से पहले मैंने बोला नाम पढ़ना सीखो पहले. न्यूक्लियर. Why it is termed as nuclear? Because that exists only inside nucleus. Nucleus के बाहर होता ही नहीं. The force inside the nucleus is the nuclear force. तो टेंशन न्यूक्लियस के अंदर लगता है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार. तो बचा कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ऐसे याद रखो. All other forces, you can place them under this. All other forces. For example, tension force, friction force, spring force, और बताओ कितने सुनते हो तुम? normal force, all these type of force, all other force except, यार देखो ये बिल्कुल यूनिक है, इसकी कोई क्लास ही नहीं है. ग्रेविटेशन का कोई सब डिवीजन ही नहीं है. ग्रेविटेशन. न्यूक्लियर, 2 strong nuclear force, weak nuclear force, and that force exists only inside the nucleus. इसकी बात ही नहीं कर सकते हम. तो बाकी जो भी फोर्स होगा यार यही होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स. अब तो बोलो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे हो गया? बिल्कुल हो सकता है. टेंशन, व्हाट इज टेंशन? सुनो देखो, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को स्ट्रेच कर रहा हूं. सेंट्रीपेटल कुछ लोग बोल रहे हैं, है ना. सेंट्रीपेटल इज नॉट एनी फोर्स. सेंट्रीपेटल इज नॉट अ फिजिकल फोर्स. हम जितने भी फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट एग्जिस्ट. सेंट्रीपेटल फोर्स डजंट एग्जिस्ट, इट इज नॉट अ फिजिकल फोर्स. ठीक है, तो सारी बातें बहुत डिटेल में हम करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लो. ठीक है. Centripetal, the tension considered as an electromagnetic force because atoms and molecules are held together. Yes, excellent, बिल्कुल सही है. तो अब मैं पूछ रहा हूँ टेंशन क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? देखो जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया, मैंने फोर्स लगाया बाहर से, एक इधर से, इस हाथ से, दूसरी इस हाथ से खींचा. तो सोच कर देखो, मैंने अल्टीमेटली किसी एटम को ही तो पकड़ा है ना. देखो हमें कभी भी बड़ी चीज नहीं पढ़नी. मैं बताऊं, हमेशा ना स्मॉल लेवल पे सोचो. तो सोच कर देखो, मार्कर कहीं ना कहीं, मेरा हाथ इस मार्कर के किसी एटम को टच किया ना, और मैंने जो फोर्स लगाया वो किस पे लगाया? मार्कर पे लगाया? नहीं, मार्कर को तो दूसरे लोग देखेंगे. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें ये देखना है कि मेरे हाथ के एटम ने इसके एटम को पकड़ लिया, तो मेरे एटम ने इसके एटम से इंटरैक्ट किया ना, तो एटम मींस व्हाट? चार्ज. तो एटम का इंटरेक्शन है, और मैंने इसको खींचा, तो इस जिस एटम को खींचा, इस मार्कर का एटम इसके बाजू वाले एटम, इसके खुद के एटम से अटैच है. फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन चेन बनाओ, हाथ पकड़ के खड़े हम दोनों, मेरे को तुम खींचो, तो सोचो मेरे को खींचोगे तो आई एम द एटम ऑफ दिस मार्कर.
सपोज इमेजिन, जस्ट इमेजिन आई एम द एटम ऑफ मार्कर और तुम सब मेरे साथ चेन से जुड़े हुए हो, तो तुम सब एटम ऑफ द मार्कर हो, मेरे को कोई बाहर से आगे खींच रहा है, तो मेरे को खींचेगा, तो मैंने तो तुम्हें पकड़ रखा है ना, तो तुम इसने मेरे को खींचा तो मैं तुमको खींचूंगा कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं खींचूंगा तो मैं तो चला जाऊंगा, फिर टूट जाऊंगा, तो मार्कर ब्रेक हो जाएगा। तो मार्कर ब्रेक नहीं होता है, बट क्या होता है जब मेरे को तुम खींचते हो, बिकॉज ऑफ योर पुल अनदर फोर्स जनरेट बिटवीन मी एंड यू, उसमें उसी को क्या बोलते हैं, टेंशन होता है। समझ में आ रही बात? तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है, तो दीज आर इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जितने भी फ्रिक्शन इज आल्सो इंटर एटॉमिक फोर्स, स्प्रिंग, नॉर्मल, एवरी फोर्स इज इंटर एटॉमिक फोर्स। तो कैसा आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसी को डाउट है पूछो। म्यूट करो, किसने म्यूट कर रखा है? कैवल्य, गौतम, आदित्य, क्यों अनम्यूट नहीं किया है? क्यों म्यूट नहीं किया तुम लोगों ने? म्यूट करो। यस, कर लिया करो ऐसे। हाँ, अभी बोलो, किसी को डाउट है? कुछ शेयर करना चाहते हो, कर सकते हो। Excuse me, sir. हाँ, यस। Sir, Yash Patil. Sir, so first नहीं तो second class में आपने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाते, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से होता है क्या? नहीं, यस, बिल्कुल। देखो, तुमने जो, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाते, उसका रीजन क्या है। तो फॉर एग्जांपल जो यहाँ देखते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन। तो मैं प्लस कर देता हूँ, न्यूट्रॉन को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। यहाँ पे कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव होता है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्टेन ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये रिवॉल्व कर रहा है जबकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है, तो ये प्रोटॉन इसको खींच लेना चाहिए ना, तो इसके अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए, और क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन था मेरा, है ना? समझ में आ रही बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्यों ऐसा होता है? सुनो, जिस दिन अगर ये इलेक्ट्रॉन रुक गया, सुनना मेरी बात, इसीलिए तो देखो, किस सिंबल से देखो, किसी ने देखा है क्या इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ? नहीं, मॉडल था ना बोर का। तो सुनो, इसीलिए हर एक चीज को क्वेश्चन है, तुमने क्वेश्चन किया तो मैं समझो बोर हूं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैं बताऊंगा। सुन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा ना, then electron will fall inside the nucleus and atom will collapse, destroy. समझ में आ रही बात? तो ये इसलिए ये घूम रहा है। मैं एक लॉजिक से दूसरे को प्रूव कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये प्रूफ हो चुका है, ये प्लस है, माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो बस सर, सो हाँ सर, पर तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स नहीं होते क्योंकि वो उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है और क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से वो कोलैप्स नहीं हो सकते। नहीं 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 नहीं, वो उतना डेटा जाने के होते हैं। काइनेटिक एनर्जी अलग बात है। ये क्यों नहीं कोलैप्स होता? एक्चुअली सर्कुलर मोशन, देखो मैं बताना नहीं चाहता भी तुम लोग यहाँ पे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे मैं सिखाऊंगा वहां पे। सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल इफ एनीथिंग परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, that circular motion is possible only when a force, an external force towards center must be there. सर्कल का सेंटर होगा ना, तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब उस पार्टिकल के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, किधर? टुवर्ड सेंटर, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, इज नॉट अ न्यू फोर्स. समझ में आ रही बात? तो सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज घूमेगा सर्कल में तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए, अगर ये तभी घूम सकता है. ये इधर F. अब सुनो, तो अब बताओ, अब यहां फोर्स लग रहा है कि नहीं? लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स. तो यही फोर्स जो इसको गिराएगा नहीं, अब इसको सर्कुलर मोशन कराएगा. ये फोर्स जो इसके लिए डेंजरस था, अब वही उसको हेल्प कर रहा है सर्कुलर मोशन में. यश, थैंक यू सर. तो ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक अच्छा है, देखो बहुत बड़े पॉइंट उठाया तुम लोगों ने. ये चीज समझने में लोगों को 12 बज जाते हैं इसके, है ना? पर अगर तुम समझ सकते हो, मतलब देखो एक बड़े एग्जांपल कि जो मेरे लिए हार्मफुल है
वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को गिरा देगा न्यूक्लियस में, लेकिन यहां पे वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है ना। लेकिन जब तक इसकी कंडीशन है कि भाई तेरे को मैं तब तक नहीं गिराऊंगा जब तक तू घूमता रहेगा, जैसे ही तू घूमना बंद करेगा ना, मैं तेरे को यहां पटक दूंगा, क्योंकि फोर्स तो लगी रहा है। ठीक है, इट्स बिग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बताओ और कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो देखो अभी मैंने जो तुम्हें ये ओवरव्यू दिया, ये हमें 4 फोर्सेस पढ़ने हैं। इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। देखो इन आवर लेवल वी डोंट डील विद दिस फिजिक्स में, क्योंकि ये किसका क्वांटम फिजिक्स का पार्ट हो गया ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक एटम के अंदर चले गए, तो हम क्वांटम फिजिक्स हम डिस्कस करते नहीं, बहुत एलिमेंट्री लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशन एक चैप्टर अलग से बनाया हुआ है फिजिक्स में, मैंने तुम्हें सीक्वेंस में दिखाया था। तो उस चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इंडिविजुअल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 12th में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स हम डिस्कस नहीं करते हैं। बट इन दिस चैप्टर इन फिजिकल वर्ल्ड वी विल स्टडी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बारे में, स्पेशली कुछ कुछ नए टर्म सीखोगे तुम यहाँ पे, जो आगे मास्टर नहीं बन पाओगे यहाँ पे, लेकिन मैं वो बेसिक टर्म्स बताऊंगा जो आगे दोबारा यूज होंगे। ओके, तो किसी और को डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, टाइम भी हो गया। सर विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बोल रहे हो, किसने बोला, किसने बोला? सर आदित्य। आदित्य क्या बोल रहे हो? सर जो कार्बन एटम्स में जो कॉमनली कैटिनेशन होता है उसके लिए फिर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? यार कार्बन एटम का कैटिनेशन तो केमिस्ट्री वाले से पूछना तुम। व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, वो चेन्स बनाता है खुद से। चेन्स बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड? चेन मतलब बॉन्ड हुआ ना, तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि एक कार्बन है दूसरे कार्बन को रस्सी से पकड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कार्बन एटम अनसीन फोर्स होता है जो फिजिकल नहीं होता, वो इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। एवरी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब समझ रहे हो, इसको बहुत है, तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एवरी, विदाउट एनी डिस्प्यूट। और देखो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों नहीं बोल रहे हो, है ना, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलते हैं? मैंने 12th के सिलेबस में पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स मींस मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन मैंने क्या बताया, नाउ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फोर्स देयर इज मैग्नेटिक फोर्स, तो देयर इज नो फील्ड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो हम कंबाइंड जब भी बात बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है क्या? नहीं ना, इसीलिए ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्रॉडर टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बट इफ यू से इलेक्ट्रोस्टैटिक नो इश्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, एंड मैं कुछ और बताने जा रहा था इसमें, क्या बोलने जा रहा था, हाँ यस, हाँ एक बड़े तुमको बात बताता हूँ। अभी देखो प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन रिसर्च अभी चल गई, उसके कुछ एविडेंस मिले हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर इज वन अदर फंडामेंटल फोर्स। तो आने वाले टाइम में, आई डोंट नो द टाइम, बट 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद हो सकता है 3-4 ईयर्स के बाद ये 4 नहीं 5 फोर्स हो जाएंगे, है ना। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 5 फंडामेंटल फोर्स हैं। एक्चुअली हुआ क्या, उन्होंने रिसर्च करते समय लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, नाम सुना होगा तुम्हें, स्विस बॉर्डर पे है वो बना हुआ, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें उन्हें कुछ ऐसा फोर्स मिला जो इन चारों में से किसी में फिट नहीं होता हो, तो इसीलिए उसको बोला ये अलग 5th टाइप का है, तो 5th फंडामेंटल फोर्स। बट अभी वो वेरीफाइड नहीं है, बहुत सारा रिसर्च है तब जाकर उसको हम चले, और इंडिया में एनसीईआरटी जब तक उसको इंक्लूड ना करे तो अभी तक वो नहीं है। लेकिन इतना रखो, मैं सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही है, देखो जितना अपने को पता होता है, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, तो जितना पता है अपने को उसके अकॉर्डिंग as of now there is 4 fundamental forces, but there might be others. Okay, बस ये चीज। तो चलो आज इतना ही करते हैं, कोई डाउट हो पूछ लो, कोई डाउट? ओके ठीक है, मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है कंप्लीट, अगर कुछ
मैं इसको सेव कर लूंगा, अगर किसी को लेक्चर मिस हुआ होगा तो दे कैन टेक्स्ट मी, है ना, आई विल शेयर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स, ठीक है। एंड मैथ्स 1 और 1.5 मंथ्स चलेगा भाई। और पूरी मैथ्स, उसके लिए तुम्हें मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है। जिसका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, जेई वालों के तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है। 1.5 मंथ में बहुत मैथ्स सीखेंगे, ठीक है, सारा मैथ्स का फोबिया निकल जाएगा तुम्हारा। तो नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल क्लास होगी नहीं होगी मैं बता दूंगा तुम लोग ग्रुप पे, ओके, बस मोस्ट प्रोबेबली होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।